हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम एक बार इस प्रोग्राम को पढ़ लेते हैं और फिर हम इसे समझते हैं। स्ट्रक्चर राम, कैरेक्टर A10, इंटीजर B, कैरेक्टर C4, कैरेक्टर D10। मेन फंक्शन स्ट्रक्चर राम x10, इंटीजर I, CLR SCR फंक्शन for I is equal to 0, I less than 2, I plus plus, printf / enter your name, scanf %s, address of xi dot a, printf enter your marks, scanf %d, address of xi dot b, printf enter your division, scanf %s, address of xi dot c, printf enter your city, scanf %s, address of xi dot d, printf / the outputs are for I is equal to 0, I less than 2, I plus plus, printf / name is equal to %s, xi dot a, printf / marks is equal to %d, xi dot b, printf / division is equal to %s, xi dot c, printf / city is equal to %s, xi dot d। चलिए अब हम इसके बाद पहले रन करा के देखते हैं कंट्रोल F9 से। यहाँ पे हमसे पूछा एंटर नेम, ये हमने इस तरीके से नेम मार्क्स कुछ भी डिस्प्ले कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये अब हमने इनपुट किया। तो अब आपने देखा होगा इसने दो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इनपुट कराया, उसका नेम, मार्क्स, डिवीजन, सिटी। पहले हमने इनपुट किया और उसने फिर उसको डिस्प्ले किया। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। इसको समझने से पहले हम आप दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब कभी अगर हम इस तरीके से लिखते हैं इंटीजर x, तो इसका मतलब होता है x ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर हम कोई भी एक नंबर स्टोर कर सकते हैं। अगर अब हमने x से पहले लिखा CHR, तो x एक कैरेक्टर वेरिएबल है। अब हमने x से पहले टाइप कर दिया फ्लोट, तो x एक डेसिमल वेरिएबल है, यानी कि x का अपने कोई वजूद नहीं है। हम जो भी टाइप करते हैं तो x वेरिएबल वैसा बन जाता है। अब हमने यहाँ से x से पहले टाइप कर दिया राम x, तो इसका मतलब है x ऐसा वेरिएबल है इसके अंदर हम वो सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं जो हमने ऊपर स्ट्रक्चर राम में सेट की थी। ओके फ्रेंड, अब हम जैसे कि यहाँ पे कभी टाइप कर देते हैं इंटीजर x10, तो इसका मतलब होता है x ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर 10 बॉक्स हैं, 0 से लेकर 9 तक, और हर बॉक्स में हम अलग अलग नंबर स्टोर कर सकते हैं। अब हमने इसी तरीके से यहाँ पर हमने ये टाइप कर दिया स्ट्रक्चर राम x10, तो अब इसका मतलब है x ऐसा वेरिएबल है जिसमें 0 से लेकर 9 तक 10 बॉक्स है, और हर बॉक्स के अंदर A, B, C, D, यहाँ पर A, B, C, D, हर बॉक्स के अंदर ये 4 वेरिएबल है। अब जब मुझे नेम इनपुट कराना है तो मुझे ये भी बताना होगा कि किस बॉक्स में कराना है, उस बॉक्स के किस वेरिएबल में। यानी कि अगर यहाँ पे हम xi लिखते हैं, यानी कि i की वैल्यू 0 है, तो जो भी हम नेम इनपुट करेंगे वो 0 वाले बॉक्स में .a वेरिएबल में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम वापस उस प्रोग्राम पे चलते हैं। यहाँ पर तो आप देखिए पहले हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम दिया राम। यहाँ पे आप राम, श्याम, घनश्याम आप कुछ भी दे सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम है। अब जितने भी हमें इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की इनपुट करानी थी उतने वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। हमने लिया कैरेक्टर A10 नेम के लिए, इंटीजर B मार्क्स के लिए, कैरेक्टर C4 डिवीजन के लिए, और कैरेक्टर D सिटी के लिए। आप और भी वेरिएबल चाहे ले सकते हैं जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की स्टोर करानी होती है। फिर यहाँ पर मेन फंक्शन, अब हमने यहाँ पे टाइप किया स्ट्रक्चर राम x10, तो इसका मतलब हो गया x ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर 10 बॉक्स है, 0 से लेके 9 तक, और हर बॉक्स के अंदर A, B, C, D
ए बी सी डी, हर बॉक्स के अंदर 4 वेरिएबल हैं। अब हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया i इक्वल टू 0, i लेस देन 2, i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू पहले 0 होगी और फिर 1 होगी। तो अब सबसे पहले हमसे पूछेगा यहाँ पर एंटर योर नेम, तो हम जो भी नेम इनपुट करेंगे वो x के 0 वाले बॉक्स में और a वेरिएबल में जाएगा, डॉट के बाद वो वेरिएबल भेजते हैं। फिर जो भी हम मार्क्स इनपुट करेंगे x के 0 वाले बॉक्स में b वेरिएबल में जाएगा। फिर एंटर रीजन x के 0 वाले बॉक्स में c वेरिएबल में, और एंटर सिटी x के 0 वाले बॉक्स में d वेरिएबल में। अब नेक्स्ट हम i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अब हम जो भी नेम इनपुट करेंगे x के 1 वाले बॉक्स में डॉट a वेरिएबल में, फिर एंटर मार्क्स x के 1 वाले बॉक्स में b वेरिएबल में। तो इस तरीके से चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जब हमने यहाँ पे टाइप किया था राम x10, तो हम 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इनपुट करा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे टाइप कर दिया 2, तो ये अब हमसे 2 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इनपुट करेगा। आप यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, वो मैंने 10 यहाँ इसलिए नहीं लिखा वरना हमें 10 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड इनपुट करने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इसको एक बार फिर से रन करा के चेक कर लेते हैं। ये मुझसे गलती से एंटर हो गया मार्क्स वहां पर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इनपुट वाला पोर्शन था और ये हमारा आउटपुट वाला। ये राम के साथ 90 मुझसे गलती से एंटर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हमने यहाँ पे 2 वाला लूप लगा रखा है। ये वाला लूप तो इनपुट कराने के लिए, जैसे सिंपल हम एरे में करते थे, और ये वाला लूप आपका डिस्प्ले कराने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जब आप इस प्रोग्राम को कॉपी में 2-3 टाइम्स नोट करेंगे तो ये आपको और इजीली समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक फाइल और ओपन करता हूँ, उसमें भी हम कुछ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, तो जैसे स्ट्रक्चर होता है सेम वैसे ही यूनियन होता है। दोनों एक ही तरीके से प्रोग्राम बनते हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया था, हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया एक कैरेक्टर x, इंटीजर y और फ्लोट z। तो जैसे हमें पता है x 1 बाइट लेता है, इंटीजर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, इंटीजर 2 बाइट्स लेता है और फ्लोट 4 बाइट्स लेता है। तो ये जो हमारा पूरा राम का स्ट्रक्चर है, एक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के लिए ये 7 बाइट्स का स्पेस लेगा, ठीक है ना, एक स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर हमने 10 रिकॉर्ड्स डालें तो वो 70 ले लेगा। अब हम इधर यूनियन पे आते हैं। यूनियन में क्या होता है, आपका कैरेक्टर 1 बाइट्स लेता है, इंटीजर 2, फ्लोट 4, वो तो सेम है, लेकिन इसके अंदर यूनियन के अंदर जो मेमोरी स्पेस लेता है, तो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाला था 4, उसके ही साइज के बराबर केवल लेता है। यूनियन में स्ट्रक्चर में तो इन सबका टोटल होके तब वो एक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड के लिए स्पेस ले रहा था, लेकिन यूनियन में जितने हमने वेरिएबल्स लिए थे, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा बाइट्स वाला होगा उसके बराबर वो स्पेस लेता, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है, वो देख लेते हैं क्या। बस फिलहाल तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर के अंदर जितने हमने मेंबर डेटा टाइप्स लिए थे उन सबका टोटल करके एक स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स के लिए वो स्पेस लेता। लेकिन यूनियन में जितने हमने वेरिएबल्स डेटा टाइप लिए हैं उसमें जो सबसे बड़ा वाला है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बाइट्स लेता है, उसी के केवल के बराबर ही वो स्पेस लेता है। अब इसका हम एडवांटेज देखते हैं यूनियन का। इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी बिकॉज इट ऑक्यूपाइज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर ओनली। तो आप समझ गए होंगे यूनियन का ये फायदा है कि वो आपका स्पेस कम लेता मेमोरी में। ओके, अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ओनली द लास्ट एंटर डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द यूनियन, इट ओवरराइड्स द डाटा प्रीवियसली स्टोर्ड इन द यूनियन। तो जब आप समझ ही गए होंगे कि ये यहाँ पे जब केवल मेमोरी साइज 4 के इक्वल ले रहा, तो सपोज हमने यहाँ पे कोई कैरेक्टर इनपुट किया, फिर हमने यहाँ पे y इंटीजर इनपुट किया, और फिर जब हमने फ्लोट किया, तो जब लास्ट वैल्यू होगी तो वो पहले वाले पे ओवरराइट कर देगी, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है, जब यहाँ पे हमने फ्लोट का नंबर भर दिया और यहाँ पे 1 और 2 और टोटल स्पेस था 4, तो सारी चीज़ें कैसे स्टोर हो सकती हैं, तो वो पहली वाली के ऊपर ओवरराइट कर देता है। तो इसलिए हमारा यूनियन कहीं पर भी ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। इसमें जो भी हम लास्ट वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो पहले वाले पे ओवरराइट हो जाएगी।
तो इसलिए हमेशा यूज़ किसका होता है, स्ट्रक्चर का। लेकिन जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर हमें पुरानी वैल्यू यूज़ में नहीं लानी है, ओवरराइट हो भी जाए तो कोई बात नहीं, तो वहाँ पर हम यूनियन का यूज़ करते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में जो हम वैल्यू इनपुट करते हैं और जो हम नेक्स्ट अब वैल्यू बड़ी इनपुट करते जाते हैं तो वो उस पर ओवरराइट करता चला जाएगा। तो वहाँ पे हमें पुरानी वैल्यू स्टोर नहीं करानी होती है, तो हम उसके लिए वहाँ पर यूनियन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमें मोस्टली सब जगह कहाँ पर यूज़ करना होता है, सब जगह स्ट्रक्चर का ही यूज़ करना होता, वो आप समझ ही गए। क्योंकि इसका यूनियन का डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये ओनली द लास्ट एंटर डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द यूनियन, इट ओवरराइड्स द डाटा प्रीवियसली स्टोर्ड इन द यूनियन। यानी कि आप जब बाद वाली वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो पहली वाली पे ओवरराइड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की वीडियो हम इतना रहने देते हैं। इन सब चीज़ों को आप अपना कॉपी में नोट करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको और अच्छा क्लियर समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स।